हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम देखने वाले हैं इमाइल डर्कहाइम के बारे में। इमाइल डर्कहाइम के कौन कौन से मेन कॉन्सेप्ट हैं। तो पहला है एनोमी का, दूसरा है सोशल फैक्ट यानी कि सामाजिक तथ्य का, सोशल सॉलिडारिटी सामाजिक सदृढ़ता जिसमें कि वो बात करते हैं मैकेनिकल एंड ऑर्गेनिक सॉलिडारिटी यानी कि यांत्रिक एवं सावयवी सदृढ़ता, कलेक्टिव कॉन्शियसनेस सामूहिक चेतना, रिचुअल यानी कि अनुष्ठान, सिंबल की वो बात करते हैं, सैक्रेड एंड प्रोफेन की बात करते हैं, पवित्र एवं अपवित्र की बात करते हैं और कलेक्टिव रिप्रेजेंटेशन की बात करते हैं यानी कि सामूहिक प्रतिनिधानों की बात करते हैं। इमाइल डर्कहाइम को जो हम मानते हैं एक पायनियर हैं किस फील्ड के, सोशोलॉजी के, यानी कि समाजशास्त्र को जो बढ़ाने में बहुत बड़ा इनका योगदान रहा है। एक तरीके से हम कहें समाजशास्त्र के पुरोधा इनको कहा जा सकता है। ठीक है, जब भी हम समाजशास्त्र के कॉर्नर स्टोन्स की बात करते हैं यानी कि वे लोग जिन्होंने समाजशास्त्र को बनाने में अपना बहुत बड़ा योगदान दिया, ठीक है, या हम इनको एक और नाम से जानते हैं फाउंडिंग फादर्स। तो समाजशास्त्र में जब भी हम फाउंडिंग फादर्स की बात करते हैं तो उनमें नाम हमारा आता है ऑगस्ट कॉम्ट का, जिनको कि हम फादर ऑफ सोशोलॉजी भी कहते हैं। इसके अलावा इमाइल डर्कहाइम का, मैक्स वेबर का और कार्ल मार्क्स का। ठीक है, नाउ ये किस पर्सपेक्टिव से आते हैं, फंक्शनिस्ट पर्सपेक्टिव से आते हैं या फिर फंक्शनिस्ट ट्रेडिशन से आते हैं। ठीक है, जिसके बारे में हमने बात पिछले वीडियोस में की थी। इसके अलावा कौन है, स्पेंसर और कॉम्ट भी इस पर्सपेक्टिव से आते हैं। बिफोर हिम अदर स्कॉलर्स लाइक कॉम्ट, तो उनसे पहले जो हमारे और अदर स्कॉलर थे, कौन थे, कॉम्ट थे। उन्होंने भी एक इस डिसिप्लिन की फाउंडेशन को बनाने का एक प्रयास किया, लेकिन जो डर्कहाइम है उन्होंने क्या ऐसा किया, तो उन्होंने इंस्टीट्यूशन लेवल पे सोशोलॉजी को लाने का कार्य किया। उन्होंने विश्वविद्यालयों में जब सोशोलॉजी पढ़ाया जाने लगा तो वहाँ पर वो प्रोफेसर बने। और कौन सी यूनिवर्सिटी में बने, यूनिवर्सिटी ऑफ बोर्डिक्स में वो प्रोफेसर बने। यूनिवर्सिटी ऑफ बोर्डिक्स, तो ये क्वेश्चन आता है कभी कभी कि कौन सी यूनिवर्सिटी में उन्होंने पढ़ाना शुरू किया, तो ये थी यूनिवर्सिटी ऑफ बोर्डिक्स। ठीक है, स्पेलिंग शायद थोड़ा सा गलत हो रही है। Now, but it was Durkheim who has given the distinctive sociological explanation in the field of functional analysis for the first time. He was also the one who is credited to liberate the bubbling discipline from the mysterious methods and terminologies of theology and philosophy. तो जो भी हमारा सोशल साइंस इमर्ज हुआ वो कहाँ से इमर्ज होता है, फिलोसॉफी से इमर्ज होता है। ठीक है, यानी कि दर्शन शास्त्र से इमर्ज होता है। चाहे वो सोशोलॉजी की बात करें, चाहे हम साइकोलॉजी की बात करें, चाहे हम हिस्ट्री की बात करें, तो जो एक फाउंडेशन है वो है फिलोसॉफी। नाउ इस फिलोसॉफी के बहुत सारे मेथड्स, बहुत सारे मिस्टीरियस चीज़ों से भी सोशोलॉजी क्या था, ढका हुआ था। सोशोलॉजी के पास अपनी कोई मेथडोलॉजी नहीं थी। तो उस सेंस में भी इमाइल डर्कहाइम ने इस सब्जेक्ट को बनाने में अपना योगदान दिया है। अब ये कहते हैं सोसाइटी हैज़ अ रियलिटी ऑफ इट्स ओन ओवर एंड अबव द इंडिविजुअल। तो हमेशा से डर्कहाइम के लिए एक चीज़ याद रखिए कि जो इंडिविजुअल होता है वो सेकेंडरी होता है और सोसाइटी प्राइमरी होती है। यानी कि सोसाइटी ही सब कुछ है, किसके लिए, इमाइल डर्कहाइम के लिए। और इसके लिए एक टर्म यूज करते हैं, सोसाइटी इज स्यू जेनरस। ठीक है, स्यू जेनरस इसका मतलब कहने का ये अर्थ है कि सोसाइटी होती है वो हमेशा से बनी रहती है और जो इंडिविजुअल है वो आते एवं जाते रहते हैं। जैसे एक इंडिविजुअल यानी कि एक व्यक्ति एक समाज में है, वो कुछ वर्षों तक रहेगा, उसके बाद उसकी मृत्यु हो जाएगी तो दूसरा इंडिविजुअल आते रहेगा, लेकिन वो ओवरऑल सोसाइटी हमेशा से वहाँ पर बनी रहेगी। सो ये कहने का मतलब है इमाइल डर्कहाइम का। अब इनकी आगे जब भी हम कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, जो भी थ्योरीज पढ़ेंगे, उनको जानने से पहले इनके थ्योरेटिकल ओरिएंटेशन को हमको जानना जरूरी है। ठीक है, हर जो भी थिंकर होता है उसका कोई ना कोई थ्योरेटिकल ओरिएंटेशन होता है, वो किस तरीके से सोचता है, किस तरीके से समाज को देखने का प्रयास करता है। ठीक है, अगर हम इसको चार्ट के माध्यम से देखें तो यहाँ पर नॉन रैशनल है, इंडिविजुअल, कलेक्टिव और रेशनल। अगर हम डर्कहाइम को फिट करना चाहें तो हम उनको नॉन रैशनल और कलेक्टिव के बीच में फिट करेंगे। ठीक है, कलेक्टिव। नाउ अब आपने ये देखा कि इमाइल डर्कहाइम को हम नॉन रैशनल क्यों कह रहे हैं, जबकि जब आप पिछले लेक्चर्स में भी आपने सुना होगा कि इमाइल डर्कहाइम तो एक पॉजिटिविस्टिक थिंकर है। ठीक है, पॉजिटिविज्म को फॉलो करते हैं। और पॉजिटिविज्म क्या बात करता है, रीजन की बात करता है। पॉजिटिविज्म साइंटिफिक मेथड्स की बात करता है। पॉजिटिविज्म बात करता है ऑब्जर्वेशन की, यानी कि क्या कहते हैं, जो भी अवलोकन है उस तरीके से हमको अध्ययन करना है। एक्सपेरिमेंट के माध्यम से हमने अध्ययन करना है। कंपेरेटिव मेथड्स का हमने प्रयोग करना है, हिस्टोरिकल मेथड्स का प्रयोग करना है। ये किसने बताई थी, कॉम्ट ने बताई थी। तो ये चीज़ें भी आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, इसके अलावा हर चीज़ को ऑब्जेक्टिवली देखने का प्रयास करता है, साइंटिफिक मेथड्स लगाता है। तो हम यहाँ पर
इमाइल डर्कहाइम को नॉन रैशनल क्यों कह रहे हैं? नॉन रैशनल इसलिए कह रहे हैं कि इमाइल डर्कहाइम ये कहते हैं कि जो इंडिविजुअल होता है ना, जो एक व्यक्ति होता है, उसकी खुद की कोई चेतना नहीं होती, उसकी कोई फ्री विल नहीं होती, बल्कि जैसा ग्रुप कह रहा है वो ग्रुप के अनुसार ही चलता है। उदाहरण के लिए जैसे वो एग्जाम्पल है ना, जैसे हम उनका ही एग्जाम्पल है टोटम का। टोटम क्या होता है? कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट या फिर कोई भी ऐसा एनिमल जिससे कि एक पर्टिकुलर ग्रुप अपने आप को एसोसिएट करता है, उसमें वो मानता है कि उस ऑब्जेक्ट या फिर एनिमल में क्या है, एक मिस्टीरियस पावर है जिसके कारण वो उसकी क्या करते हैं, पूजा करते हैं। नाउ ये कौन कर रहा है? पूरा ग्रुप कर रहा है। अगर इंडिविजुअल चाहे भी कि वह इस टोटम से अलग हो जाए तो नहीं हो पाएगा। तो इस सेंस में क्या है, जो इमाइल डर्कहाइम है वो नॉन रैशनल है, वो इंडिविजुअल को नहीं मानते हैं। वो मानते हैं कि इंडिविजुअल के पास इतनी फ्री विल नहीं होती है या फिर इंडिविजुअल के पास इतनी पावर नहीं होती है कि वो अलग चल सके। सोसाइटी ही हमेशा पावरफुल रहती है और सोसाइटी के लिए वो क्या कहते हैं? सोसाइटी इज श्यू जेनरस। ठीक है। दूसरी चीज कि वो हर चीज़ को कलेक्टिवली लेते हैं, हर चीज़ में वो कलेक्टिविटी की बात करते हैं, हर चीज़ में ग्रुप की बात करते हैं। तो इसलिए हमने किस में रखा? नॉन रैशनल और कलेक्टिव में। इसके अलावा और अगर हम थिंकर देखें तो जैसे कि मीड और जीमेल को कहाँ पे रखेंगे हम? इंडिविजुअल थिंकर पे। ठीक है। क्यों रखेंगे? क्योंकि मीड किस में आते हैं? सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म में आते हैं। इसके अलावा सीमेल किसकी बात करते हैं? व्यक्तियों के बीच इंटरेक्शन की बात करते हैं, यानी कि किस प्रकार से व्यक्ति अंतः क्रिया करते हैं, इसके बारे में कौन बात करता है? सीमेल बात करते हैं। और उसी आधार पर वो ग्रुप फॉर्मेशन भी बताते हैं, जैसे कि मोनाड जब एक व्यक्ति ग्रुप बनाएगा, ठीक है, एक व्यक्ति भी कुछ ना कुछ सोचता है तो अपने आप में एक ग्रुप है। डायाड जब 2 व्यक्तियों का ग्रुप हुआ, ट्रायाड जब 3 व्यक्तियों का ग्रुप होगा। इसके अलावा अगर हम देखें कि ये जो कौन है, वेबर है, ग्लीमैन है और मार्क्स, ये किसके अंतर्गत आते हैं? कलेक्टिव और रेशनल के अंतर्गत आते हैं। ठीक है। डुबॉइस के साथ कौन है? डर्कहाइम है। ठीक है। ये चीज़ आपको याद रखनी है या आप इसका क्या कहते हैं, इसको नोट कर सकते हैं इस चार्ट को। अब आगे देखते हैं जो अलग अलग उनकी थ्योरीज हैं, जो भी कॉन्सेप्ट है वो किस तरीके से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। नाउ जो उसकी एनोमी की है पूरी सोसाइटी पे लागू होती है। कलेक्टिव कंसेंसस सामूहिक चेतना, कलेक्टिव रिप्रेजेंटेशन यानी कि सामूहिक प्रतिनिधान, सेक्रेड एंड प्रोफेन, सोशल सॉलिडारिटी जिसमें कि शामिल है मैकेनिकल और ऑर्गेनिक। तो ये सब किस में आएंगी? नॉन रेशनल और कलेक्टिव में। जबकि जो उनकी थ्योरी है किसकी? डिवीजन ऑफ लेबर यानी कि श्रम का विभाजन। अभी डिवीजन ऑफ लेबर की थ्योरी कहाँ से लेते हैं? एडम स्मिथ से लेते हैं। ठीक है। एडम स्मिथ एक फेमस इकोनॉमिस्ट रहे हैं जिन्होंने कि पिन वॉल फैक्ट्री में ये देखा कि अगर लोग कामों को बांट बांट के करते हैं, एक पर्टिकुलर व्यक्ति एक ही काम करता है, तो इससे काम की इफेक्टिवनेस बढ़ जाती है। तो इसी को इन्होंने किस पे लागू कर लिया? सोशियोलॉजी में लागू कर लिया और ये बताया कि जो अभी की सोसाइटी है, अभी की सोसाइटी को क्या कहते हैं? ऑर्गेनिक सोसाइटी। ठीक है। वहाँ पर क्या होता है? जो डिवीजन ऑफ लेबर होता है वो बहुत ज़्यादा होता है और एक और चीज़ होती है कि लोगों के बीच इंटरडिपेंडेंस ज़्यादा होती है। ठीक है। इंटरडिपेंडेंस कहाँ ज़्यादा होगी? ऑर्गेनिक सॉलिडारिटी में या फिर ऑर्गेनिक सोसाइटी में। ठीक है। और ये जो चीज़ है ये हमको देख रहा है कि यहाँ पर व्यक्ति रेशनली तर्क के आधार पर चीज़ें कर रहा है, एक पर्टिकुलर व्यक्ति एक ही कार्य कर रहा है। तो यहाँ पर इसके जो ये थ्योरी है इसको हम किस में रखेंगे? कलेक्टिव और रेशनल के बीच में रखेंगे। लेकिन जो और सारी चीज़ें हैं, जो मेजोरिटी ऑफ पार्ट्स है, उसको हम किस में रखेंगे? नॉन रेशनल एंड कलेक्टिव में। ठीक है। अब उनका कंट्रीब्यूशन इस डिसिप्लिन को बनाने में बहुत ज़्यादा है, इसलिए कभी कभी उनको फादर ऑफ सोशियोलॉजी कहा जाता है। अगर हम कहें कि इंस्टीट्यूशनल फादर ऑफ सोशियोलॉजी, ठीक है, इंस्टीट्यूशनल फादर ऑफ सोशियोलॉजी यानी कि इंस्टीट्यूशन लेवल पे सोशियोलॉजी के पिता उनको कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? ठीक है। तो पहली बात तो उन्होंने सोशियोलॉजी के सब्जेक्ट मैटर को डिफाइन करने का एक प्रयास किया कि सोशियोलॉजी का सब्जेक्ट मैटर क्या होगा। अब इसमें उन्होंने सब्जेक्ट मैटर को 3 भागों में डिवाइड किया है। पहली चीज़ तो उन्होंने कहा कि सोशल फिजियोलॉजी, ठीक है, ये आपको इसी तरीके से याद करना है, सोशल फिजियोलॉजी। दूसरा उन्होंने कहा सोशल मॉर्फोलॉजी, और अगला उन्होंने कहा था जनरल सोशियोलॉजी। ठीक है। तो ये 3 पार्ट किसने बताए हैं? इमाइल डर्कहाइम ने बताए हैं। ठीक है। ये फैक्ट के रूप में आपको याद करना है। नाउ इसके बाद एंड अटेम्प्टेड टू डेवलप अ साइंस ऑफ सोसाइटी। तो सोशियोलॉजी को क्या बनाना चाहते थे? साइंस ऑफ सोसाइटी यानी कि एक समाज का विज्ञान बनाना चाहते थे। और इसके सब्जेक्ट मैटर के रूप में किस प्रकार से अध्ययन इसमें करना चाहिए? सोशल फैक्ट के माध्यम से, सामाजिक तथ्यों के माध्यम से और साइंटिफिक मेथड्स का प्रयोग इसमें करना है। ठीक है। सोशल फैक्ट के बारे में और हम आगे देखेंगे।
फॉर द फर्स्ट टाइम उन्होंने पहली बार क्या दिया, कॉजल फंक्शनल थ्योरीज दी कि कोई चीज़ हो रही है तो उसका कारण क्या है। सुसाइड हो रहा है तो उसका कॉज क्या है, सोशल सॉलिडरिटी है, सामाजिक सादृढ़ता है, ठीक है। या तो व्यक्ति समाज से बहुत ही ज़्यादा इंटीग्रेटेड हो गया है या फिर समाज से बहुत ही ज़्यादा लूजली कनेक्टेड हो गया है, तो इसके कारण कुछ ना कुछ कॉज दे रहे हैं ना, हर चीज़ जो भी हो रही है उसका कुछ ना कुछ कॉज दे रहे हैं। इसी प्रकार से रिलीजन हमने क्यों बनाया, क्योंकि ये सोशल सॉलिडरिटी बढ़ाता है, ठीक है, लोगों की सादृढ़ता बढ़ाता है, इसलिए हमने रिलीजन बनाया। तो इस तरीके से उसने पहली बार क्या देने का प्रयास किया, एक कॉजल एक्सप्लेनेशन देने का प्रयास किया, ठीक है। अब जब भी हम फंक्शनलिज्म की हमने बात की थी तो फंक्शनलिज्म थ्योरीज किस चीज़ का शिकार थी, टोटोलॉजिकल और टेलियोलॉजिकल एक्सप्लेनेशन का, ठीक है, जिसके बारे में हमने पिछले लेक्चर्स में बात की है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हमने कुछ कॉज दिए। He developed method specific to sociology and also demonstrated its use in theories, जिसमें जैसे कि थ्योरी ऑफ सुसाइड, और ही यूजेस मल्टीवेरिएट एनालिसिस। तो उसने पहली बार क्या किया, सोशलॉजी के लिए स्पेशलाइज्ड जो मेथड्स हैं उनका प्रयोग किया और उनको डेमोन्स्ट्रेट भी किया किस प्रकार से हम इन कहते हैं जो मेथड्स हैं उनको लगा सकते हैं। जैसे कि सुसाइड की थ्योरी में मल्टीवेरिएट एनालिसिस किया है। अब वेरिएबल्स क्या होते हैं, जो कि चेंज होते हैं, जैसे कि मैन, वुमेन, ठीक है। इसके अलावा उसने देखा था कि बैचलर्स और जो मैरिड लोग हैं उसमें किस प्रकार से सुसाइड होता है, जो बच्चे हैं और बूढ़े हैं उसमें किस प्रकार सुसाइड होता है। तो अलग अलग हमारे पास वेरिएबल हैं, तो इसलिए ये उनकी मेथोलॉजी में हम क्या यूज करते हैं, मल्टीवेरिएट एनालिसिस। नाउ उन्होंने सोशलॉजी का फर्स्ट एवर डिपार्टमेंट खोला, कहाँ पे, यूरोप पे। और जैसे कि हमने बात की कहाँ पे प्रोफेसर बने, यूनिवर्सिटी ऑफ बॉर्डिक्स पे, ठीक है, फर्स्ट प्रोफेसर ऑफ सोशलॉजी बने। अब सोशल फैक्ट क्या होते हैं वो देखते हैं, ठीक है। सोशल फैक्ट्स, नाउ डर्कहाइम जो थे वो हाईली इन्फ्लुएंस थे किसके द्वारा, नेचुरल साइंटिस्ट के द्वारा, क्योंकि जब वो रह रहे हैं ना, जब उनका कालक्रम है तो तब बहुत ज़्यादा साइंस की बात हो रही है, हर जगह साइंस की हवा है, ठीक है। तो अब साइंस की हवा में है तो अगर आप कुछ और बात करोगे ना तो सोसाइटी एक्सेप्ट उतनी ज़्यादा नहीं करेगी, लेकिन अगर साइंस के तरीके से ही बात करोगे तो सोसाइटी को भी समझ में आएगा, ठीक है। तो वो कहते जो भी नेचुरल साइंटिस्ट थे वहाँ पर क्या बना रहे थे, लॉज बना रहे थे, कुछ यूनिवर्सल लॉज बना रहे थे जो कि हर जगह काम आए। तो इसी प्रकार से वो भी ये चाहते थे कि सोसाइटी को समझने के भी कुछ ऐसे लॉ हों जो कि यूनिवर्सल इन नेचर हो, यानी कि हर जगह ही लागू हो जाए, चाहे वो किसी भी प्रकार की सोसाइटी हो। ही ऑल्सो सॉ डिस्कवरी ऑफ यूनिवर्सल सोशल लॉज, कहाँ पे, एज ए सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम सोसाइटी, कि सोसाइटी के जो भी प्रॉब्लम्स है उनको सॉल्व करने के लिए कुछ यूनिवर्सल लॉज बनाए जाएं, ठीक है। He rolled out the concept of social fact to lay a scientific foundation for the new discipline। तो उसने क्या कहते हैं सोशल फैक्ट के बारे में बताया, सोशल फैक्ट भी एक साइंटिफिक मेथड से हम प्रयोग करते हैं, ठीक है। सोशल फैक्ट वेर विजुअलाइज्ड एज अकीन टू नेचुरल फैक्ट्स। हिज थ्योरी ऑफ सोशल फैक्ट इज सिग्निफिकेंट। क्यों सिग्निफिकेंट थी, क्योंकि एक हमारे कहते हैं यहाँ पर सोशलॉजिस्ट हैं सुसैन जोन्स, इन्होंने बुक लिखी है व्हाट डज आई मीन बाय थिंग्स, ठीक है। आप याद कर सकते हैं सुसैन जोन्स, बुक का नाम है व्हाट डज डर्कहाइम मीन बाय थिंग्स, कब लिखी है, 1996 में, ठीक है। तो यहां पर इन्होंने इस डिसिप्लिन को, किस डिसिप्लिन को, सोशलॉजी डिसिप्लिन को फिलोसॉफिकल डिस्कोर्स से अलग करने का कार्य किया, ठीक है। और ऐसे यूनिवर्सल लॉज बनाने का प्रयास किया जिससे कि हम जो मैन के बिहेवियर हैं, ठीक है, या फिर किस प्रकार सोसाइटी काम करती है उनके बारे में जान सकें। उनका एक मेजर वर्क है, बुक का नाम क्या है, मॉन्टेस्क्यू एंड रूसो, कब लिखी थी, 1892, ठीक है। ये भी याद रखना है, बहुत ज़्यादा पॉपुलर बुक नहीं है लेकिन अनकॉमन बुक है जो कि एग्जाम में आने की संभावनाएं रहती हैं, और इस बुक की अभी तक किसी भी एग्जाम में नहीं आई है, तो ये संभावना है कि इन एग्जाम्स में जो भी आने वाले एग्जाम्स हैं उनमें आ सके। मॉन्टेस्क्यू एंड रूसो कब लिखी थी, 1892 में। अब इन्होंने इसमें कुछ जनरल कंडीशंस दी, ठीक है। एक साइंस को स्टेबलाइज करने की क्या जनरल कंडीशंस हो सकती हैं, तो इसमें इन्होंने कहा कि डील विद स्पेसिफिक सब्जेक्ट मैटर एंड नॉट टोटल नॉलेज दैट इज अराउंड। तो एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट मैटर हो, किसका, सोशियोलॉजी का। एम एट आइडेंटिफाइंग द जनरल टाइप्स रादर देन डिस्ट्रीब्यूट इंडिविजुअल। तो यहाँ पर इन्होंने जनरल चीज़ें बात की, सोसाइटी में कुछ ऐसी जनरल लॉज हो, जनरल मैथोलॉजी हो जो कि हर सोसाइटी पर लागू हो सके, ठीक है। नाउ डेफिनेट एंड ऑब्जर्वेबल फील्ड हो एक्सप्लोर करने के लिए, और ऑब्जेक्टिवली हम चीज़ों को देखें, ठीक है। जनरल प्रिंसिपल्स हम बनाएं और नेचुरल साइंस की तरह मेथड्स का प्रयोग करें, जिस तरीके से हम फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में मेथड्स का प्रयोग करते हैं उसी तरीके से हम यहाँ पर भी मेथड्स का
प्रयोग करें। नाउ इन चीज़ों को उन्होंने फर्दर क्लासीफाई किया है कौन सी बुक में, द रूल्स ऑफ सोशोलॉजिकल मेथड्स, ठीक है, किसकी बुक है, इमाइल डर्कहाइम की बुक है, कब आई थी, 1895। इसके अलावा एक और चीज़ याद रखनी है कि जो एंथनी गिडेंस की बुक है, ठीक है, एंथनी गिडेंस, उनकी बुक का नाम भी क्या है, द रूल्स ऑफ सोशोलॉजिकल मेथड्स में से द न्यू रूल्स ऑफ सोशोलॉजिकल मेथड्स अगर आपका आता है तो ये बुक किसकी हो जाएगी, एंथनी गिडेंस की। डर्कहाइम की बुक का नाम है द रूल्स ऑफ सोशोलॉजिकल मेथड, लेकिन एंथनी गिडेंस की बुक का नाम है द न्यू रूल्स ऑफ सोशोलॉजिकल मेथड्स। अब उनके अनुसार जो सोशोलॉजी का टास्क है, क्या सोशोलॉजी का कार्य है, ठीक है, किस चीज़ की स्टडी करना, सोशल फैक्ट की स्टडी करना, सामाजिक तथ्यों की स्टडी करना। अब सामाजिक तथ्य होते क्या हैं, ठीक है, तो उसकी भी उन्होंने डेफिनेशन दी है। सोशल फैक्ट क्या होते हैं, कार्य करने के वे तरीके होते हैं। सोशल फैक्ट आर वेज ऑफ एक्टिंग, थिंकिंग एंड फीलिंग। तो सामाजिक तथ्य कार्य करने के, विचार करने के और महसूस करने के वे तरीके होते हैं जो कि एक्सटर्नल होते हैं इंडिविजुअल से, मतलब इंडिविजुअल का उसमें कोई क्या नहीं होता, कोई जोर नहीं होता, ठीक है, या फिर उसकी खुद की विल नहीं होती। एंड आर एंडाउंड विद द पावर ऑफ कोवर्जन बाय रीजन ऑफ विच दे कंट्रोल ऑफ हिम। और उनमें क्या होता है, कोवर्जन का गुण होता है, यानी कि दबाव का गुण होता है। तो उन्होंने ये कहा कि सोशल फैक्ट यानी कि सामाजिक तथ्य कार्य करने के, विचार एवं महसूस करने के वे तरीके हैं जो कि व्यक्ति से बाहरी होते हैं और उनमें क्या होता है, बाध्यता का एक गुण होता है। अब इनके कैरेक्टरिस्टिक्स को देख लेते हैं। ये एग्जाम्स में आ चुका है कि कौन कौन से ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो कि सोशल फैक्ट के हैं, ठीक है, जो कि कोड बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, तो इस तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं। पहली चीज़ कि ये इंडिविजुअल से एक्सटर्नल होते हैं, यानी कि आउटसाइड इंडिविजुअल होते हैं, ठीक है, और इस प्रकार से स्यू जनरस होते हैं, मतलब कि इंडिविजुअल यहाँ पर हो या इंडिविजुअल न हो, लेकिन ये सोशल फैक्ट हमेशा से रहेंगे, ठीक है। अगली चीज़ होती है कॉन्स्ट्रेनिंग होते हैं, यानी कि दबाव व्यक्ति पे डालते हैं, ठीक है। अगर आप उन सोशल फैक्ट को अप्लाई नहीं भी करना चाहो तब भी आपको उन सोशल फैक्ट को क्या करना पड़ेगा, उनसे बंधे रहना पड़ेगा। अगली चीज़ होती है कि जनरल होते हैं, हर किसी के लिए लागू होते हैं, यानी कि सामान्य होते हैं। इसमें कोई इंडिविजुअल या फिर इंडिविजुअल ऐसी कोई चीज़ नहीं होती है। एग्जाम्पल के रूप में अगर मुझे कॉलेज जाना है तो मुझे एक प्रॉपर ड्रेसअप करके जाना पड़ेगा, ठीक है, मैं शॉर्ट्स में नहीं जा सकता, अपने निक्कर में नहीं जा सकता। क्यों नहीं जा सकता, पहली चीज़ तो ये मेरे बस में नहीं है क्योंकि ये मेरे से एक्सटर्नल है। दूसरी, सोसाइटी मेरे को क्या कहते हैं, एक कॉन्स्टेंट दे रही है, एक दबाव दे रही है कि आपको एक प्रॉपर ड्रेस कोड के अनुसार कॉलेज जाना है, ठीक है, या फिर डेकोरम मेंटेन करना है। और अगली चीज़ है कि जनरल है, सभी लोग ऐसा कर रहे हैं, ठीक है। और अगली चीज़ क्या होती है कि इंडिपेंडेंट होते हैं, ठीक है। इंडिविजुअल में अगर मैं किसी दिन चाहूँ कि मैं शॉर्ट्स पहन के चले जाऊँ तो मैं वहाँ पर नहीं जा सकता, ठीक है। नाउ ऐसा हो सकता है कि सोशल जो इंडिविजुअल है वो सोशल फैक्ट को चेंज नहीं कर सकता, लेकिन सोशल फैक्ट के कारण व्यक्ति चेंज हो जाएगा। अगर सपोज करते हैं कि मैं कहते हैं यूरोपियन देशों में जाऊँ जहाँ पर शॉर्ट्स अलाउड होते थे कॉलेज में, तो उसके कारण मेरे को क्या कहते हैं शॉर्ट्स में जाना पड़े, तो जो सोशल फैक्ट है उसके कारण मैं चेंज हो सकता हूँ, लेकिन मैं सोशल फैक्ट को चेंज नहीं कर सकता हूँ। आई होप आपको आज के लेक्चर में सोशल फैक्ट के बारे में चीज़ पता चले होंगी। थैंक यू सो मच। इसके बाद हम देखेंगे सोशल फैक्ट का अगला पार्ट। थैंक यू सो मच।